सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस और उनके व्याख्या सहित उत्तर को। ये पॉलिटी के क्वेश्चंस बीपीएससी एग्जामिनेशन में अब तक के पूछे गए क्वेश्चंस का संकलन है और यह क्वेश्चन आंसर घटना चक्र की पुस्तक बीपीएससी पूर्वावलोकन से कराया जा रहा है, जिसका रिव्यू हमने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के इस पुस्तक के बारे में विस्तार से देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण क्लास। पहला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, अब इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर लगाना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अब ऑप्शन बी में क्या है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नहीं, यह ऑप्शन गलत। यह एक शुभ दिन था। शुभ दिन तो था, लेकिन इसका ये सटीक आंसर नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में विस्तार से। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और परंतु भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष, यानी कि 15 अगस्त 1947 से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। अब ध्यान रखिएगा क्यों मनाया जाता है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में शामिल है। देखिए, एकदम बिल्कुल बेसिक सा ये क्वेश्चन है और ये हमें लगता है आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप पॉलिटी वगैरह पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। तो आप कहेंगे अभी तो 395 बताया, ये 450 कैसे हो गया? तो देखिए, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग, जैसे 19 का क, 19 का ख, इस तरीके से बढ़ा है, तो वो 395 से 450 हो गया है। ठीक है आर्टिकल 395 ही, बट क ख ग लग जाने से वो क्या हो गया है, 450 हो गया है। ठीक है, संविधान के मूल पाठ में 22 भाग। अब ये जब मूल संविधान जब बन के तैयार हुआ था तो उस समय भाग थे 22, अनुच्छेद थे 395 और अनुसूचियाँ थी 8। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ निकाले भी गए। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर वर्तमान समय में कितनी है, 12। तो वर्तमान समय में अनुसूची की संख्या कितनी है, 12। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान में है। तो देखिए, आप ऑप्शंस को देख करके ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। ए में है 300 आर्टिकल, बी में है 350 आर्टिकल और सी में है 450 से अधिक आर्टिकल और डी में है 500 आर्टिकल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अभी आपने पढ़ा 450 आर्टिकल, आपने पढ़ा था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। 395 से क ख ग जुड़ करके कितने हो गए, 450। तो यहाँ पर में इसका सटीक आंसर होगा 400 से अधिक आर्टिकल हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है। देखिए, आयोग के द्वारा इसका आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, क्योंकि या तो देखिए 450 होना चाहिए था ऑप्शन में, या तो 450 होता या तो 395 होता, तो ही आप आंसर कर सकते थे। यहाँ पे देखिए 295 है, 259 है, 444 से 301 धाराएं। धाराएं कहने का मतलब आर्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है। अब मिलान करने के लिए बोला गया है। देखिए, संघीय सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं, राज्य सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं, समवर्ती सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
इसका देखिए, संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं। तो आप देख पाएंगे ए का ए और बी का सी हो जाएगा और सी का बी हो जाएगा, यानी कि 3 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ और वर्तमान समय में 98, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ और वर्तमान समय में 59 प्रविष्टियाँ हैं। समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ और वर्तमान समय में 52 प्रविष्टियाँ हैं। आपको बताना है शिक्षा जो है, शिक्षा ये किस सूची में आता है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में शिक्षा किस सूची में आता है। संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, आपको बताना है। अगला है निम्न शब्दों पर विचार करना है। देखिए, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, ये दिया हुआ है। अगर आपने संविधान के उद्देशिका को पढ़ा होगा तो उसमें हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, तो वहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको क्रम के अनुसार आपको रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले होगा सी सार्वभौमिक, फिर उसके बाद होगा समाजवादी, उसके बाद होगा धर्मनिरपेक्ष, फिर उसके बाद होगा प्रजातांत्रिक। देखिए, धर्मनिरपेक्ष नाम का शब्द नहीं है, वहाँ पे आपको पंथ निरपेक्ष देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। ये भी ध्यान रखिएगा, वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया है, यह आप ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 सितंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको पूछा भी जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। और 26 नवंबर 1946 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया और संविधान को अंगीकार किया। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, जो संविधान कितने दिनों में बन करके तैयार हुआ था, कितने साल लगे थे, कितने महीने लगे थे और कितने दिन लगे थे, ये आपको बताना है। कई बार आपने पढ़ा होगा, आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप सर्च कीजिएगा, सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो संविधान बन करके कितना टाइम लगा था संविधान बनने में। ठीक है, अगला है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच क्रांति। फ्रेंच यानी कि फ्रांस क्रांति। ठीक है, देखिए 1789 ईस्वी में संपन्न फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश अराजक राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इस क्रांति का सूत्र वाक्य स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी कि बंधुता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। ये बाद में जोड़ा गया है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष नहीं, आप पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं। तो ये बाद में ऐड किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। क्या? सार्वभौम, समाजवादी, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। कई बार इसका जिक्र हुआ है। आगे है 42वां संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखिए, 42वें संविधान को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मतलब कि 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, 9वीं सूची, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका आंसर। संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो वो है भारत संविधान की प्रस्तावना। ठीक है,
देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार में आपको मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं विस्तार पूर्वक। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक है, ये आप ध्यान रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न के तहत आता है, जैसे मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 343 यानी कि 343। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान के अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की राजभाषा से है। पहले तो ये रखिए, संघ की राजभाषा आर्टिकल 343, इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंध में प्रावधान संविधान के भाग 17 में दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बम्बई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, जो इन्हें कहाँ से किस संविधान सभा से चुना गया था, तो बम्बई संविधान सभा से चुना गया था। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रथमतः आपातकालीन स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है, यानी कि पहला जो आपातकाल की स्थिति होती है उसकी घोषणा के लिए कितना मतलब समय निर्धारित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 महीना। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 352, 354, 356 360, 352, 356 एंड 360। ठीक है, 52, 56 और 60। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित है। ठीक है, यदि आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 महीने के लिए संसद की स्वीकृति के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना, संविधान के अनुच्छेद 239A यानी कि 239A के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी कि प्रसाद पर्यंत मतलब उनके कह सकते हैं उनके आज्ञा के अनुसार ही अपना पद धारण करेंगे। ठीक है, उन्हीं के अंदर में कह सकते हैं। अगला है, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब देखिए ऑप्शन ई में क्या, पहले क्वेश्चन क्या है, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो देखिए इसमें से कोई नहीं होगा या तो इसमें से क्या होगा, एक से अधिक। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है आंसर इसका। देखिए, संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। ठीक है, सांसद में जैसे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों आते हैं। ठीक है, आपको बताना है सांसद का आर्टिकल क्या है। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा का क्या आर्टिकल है और लोकसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा राज्यों की परिषद तथा लोकसभा लोगों का सदन होते हैं।
राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। अतः भारत के संसद का व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि संसद का व्यय जो होता है संसद के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो देखिए, राष्ट्रपति है, वित्त आयोग है, नीति आयोग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इन चारों में से कोई भी नहीं होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिकी गणराज्य यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जनहित याचिका यानी कि पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। जनहित याचिका यानी कि पीआईएल मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए किया जाता है। अगला है, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो देखिए, 5 प्रकार का रिट होता है, जिसमें कि अगर किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ अगर कोई रिट जारी करना होता है तो वो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा रिट जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या? हैबियस कॉर्पस याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 32, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। यह किसी व्यक्ति की जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया? यानी कि संविधान का संशोधन ये पूछा जाता है, आर्टिकल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 20। ध्यान रखिएगा, भाग 20। खैर, भाग को इस तरीके से आप लिखिए, भाग 20, और आर्टिकल क्या हो जाएगा? 368। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, संविधान संशोधन 368। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए भारत के संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार के संशोधन प्रदान किए गए हैं। पहला संशोधन साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत से, और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। 3 प्रकार से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। देखिए, भारतवर्ष की रक्षा बल यानी कि एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, इन तीनों के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय से किया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। आपको मैंने बताया था ना इससे पहले, 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसमें कई सारे बदलाव हुए थे, तो उसमें से एक है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ईयर भी आप याद रखिएगा, 1976। 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, यहाँ देखिएगा कन्फ्यूज कर देता है कभी कभी, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष आ जाता है, तो आपको समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, 3 नए शब्द जोड़े गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो क्या साधारण बहुमत चाहिए, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत से एक नया राज्य संवैधानिक संशोधन के द्वारा बना दिया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, याद कीजिए, भाग 20
आर्टिकल 368 थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करते जाइए अपने माइंड में, जो आप पीछे पढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन में उस चीज़ का जिक्र है तो आप थोड़ा सा रिमाइंड कर सकते हैं अपने, मतलब क्या आपने पढ़ा उसको थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन से लिंक करके। ठीक है, तो जब भी बोला गया इसमें संविधान संशोधन तो आर्टिकल 368 और भाग क्या हो जाएगा, भाग 20। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, बिना देखे हुए अभी आपने पढ़ा था, आपको बताना है आर्टिकल कितने हैं और भाग कितने हैं, और वर्तमान में मूल संविधान में नहीं, वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं। और अच्छा होगा कि आपको ये भी पता हो कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। ठीक है, चलिए। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रायोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। ठीक है ना, संविधान में इसमें संशोधन की प्रक्रिया नहीं होती है, साधारण बहुमत से पास करा करके नए राज्य का गठन कर दिया जाता है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है, यानी कि विदेशों को नहीं प्राप्त है। ठीक है ना, सिर्फ वो भारतीयों के हैं। और कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि भारतीयों के लिए भी वही हैं और विदेशियों के लिए भी वही है। तो इस क्वेश्चन का देखिए पहले ऑप्शन में है क्या क्या स्टेटमेंट में यहाँ पे जो दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है कानून के समक्ष समता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखिए भारतीय नागरिकों को जो अधिकार मिला हुआ है मौलिक अधिकार, वो मिला हुआ है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। और जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी मिला है वो सारे के सारे अधिकार, वो ये सिर्फ भारत और ये विदेशों को भी है ना, ये वाला कानून के समक्ष समता, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिकों यानी कि विदेशों को प्राप्त नहीं है। यानी कि इसमें से 2 आर्टिकल विदेशों को प्राप्त नहीं है, बाद बाकी ये 2 जो है भारतीयों के लिए भी हैं और विदेशियों के लिए भी है, ऐसा है। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों सभी व्यक्तियों को ये प्राप्त है। ठीक है, विदेशियों के लिए आप फिर से देख लीजिए, विदेशों के लिए जो होते हैं ये 2 अधिकार जो हैं ये नहीं है, और भारतीयों के लिए ये सब एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडे यानी कि राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 19(1)(a। आइए देखते हैं क्या कहता है ये आर्टिकल 19(1)(a। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010। अब यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कभी संशोधन पूछ लिया जाता है, कभी ईयर पूछ लिया जाता है, कभी बालकों की आयु पूछ ली जाती है, जो कितने से कितने साल तक के वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो देखिए 86 यानी कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है?
तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है, बट आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए भी सही होगा और सी भी सही होगा। कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो सूचना का अधिकार मानव अधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार भी है, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। अगला है मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार राइट ऑफ प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। आपको पता है ना, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, और उसे कानूनी अधिकार यानी कि विधिक अधिकार में डाल दिया गया है। आइए देखते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978। अब आपको बताना है 42वां संविधान संशोधन उसका ईयर क्या है, तो 1976। 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और देखते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। 44वें संविधान संशोधन यानी कि 1978 में आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जिस समय हटाया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मोरारजी देसाई किनके समय में हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को, तो मोरारजी देसाई के समय में हटाया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए 6 मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, 7वां यानी कि कहने का मतलब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार कह सकते हैं उसमें शामिल कर दिया गया आर्टिकल 300A। ये आप ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं, तो देखिए पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में निर्देशित सिद्धांतों में कौन कौन सा सूचीबद्ध है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। छोटे परिवार का मानदंड ये नहीं है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ये नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है ना, समान नागरिक संहिता अभी कंटिन्यू चर्चा में है। अब करंट अफेयर आप पढ़ रहे होंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ये काफ़ी चर्चा में है, जबकि अनुच्छेद 350 को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी
नहीं है। अगला है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। मैंने पहले भी बताया 42वें संविधान संशोधन में काफ़ी चीज़ जोड़े गए थे, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में दिया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 ईयर याद रखिएगा 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अब संविधान के मद हैं और किस देश से लिया गया है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार जो लिया गया है ये लिया गया है यूएसए से, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नहीं है, शायद अगले पेज पे होगा, तो यहाँ पे है यूएसए, ठीक है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और आगे देखते हैं आगे कौन सा मिलान के है। अगला है भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, तो इसका हो जाएगा कनाडा, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है कनाडा से, ठीक है। अगला है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कितनी भी बार, है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचित का पात्र होगा। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं ऑप्शन ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 ध्यान रखिएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, आर्टिकल 53(1), ठीक है। अगला है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब देखिए इसमें 1, 2, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा, ठीक है। तो देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 अभी जस्ट आर्टिकल 53 के बारे में पढ़ा गया, क्या पढ़ा था? कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो ये तो सही है। अगला है राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे, ये भी सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है, जी नहीं, आर्टिकल 60 नहीं होगा, आर्टिकल क्या होगा? 61 होगा, ठीक है, 61। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्षों के लिए पद ग्रहण करेंगे, ये भी होना चाहिए। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है, अतः कथन 3 सही नहीं है, ठीक है ना। आर्टिकल 60 दिया हुआ था इसलिए गलत हो गया, आर्टिकल 61 होना चाहिए। अगला है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। देखिए आर्टिकल 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त यानी कि खाली हो जाता है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या
उनके भी नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा, यानी कि राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में ऐसा बोला गया है। ठीक है ना। अब आपको बताना है इसरो की, जो यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा एरिया अलग हो सकता है, आपको बताना है इसरो की स्थापना कब हुई थी। मैं क्यों क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप इसका आंसर सर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, और वर्तमान समय में इसरो के हेड कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। आप सभी जानते हैं भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। ठीक है। अगला है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12वां होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुए। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति क्रमानुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। 25 जुलाई 2022 से द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति क्रमानुसार देश की 15वीं राष्ट्रपति है। तो देखिए 12वीं की बात हुई, आपको बताना है 13वें राष्ट्रपति कौन थे, 14वें कौन थे, और 15वें तो द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान समय में, ये तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे 14वें रामनाथ कोविंद, और उससे पहले प्रणब मुखर्जी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, 13वें राष्ट्रपति और ये 14वें राष्ट्रपति। अगला है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ठीक है ना। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर अपनी सहमति से देता है। अगला है 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 788। देखिए 16वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्य राज्यसभा के 233, राज्यसभा के 12 मनोनीत, 233 निर्वाचित सदस्य, 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य, और सबको मिलाकर के कितने हो गए 788 सदस्य थे। ठीक है। अगला है मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम, आपको बताना है हामिद अंसारी जी ये कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे। तो ये 12वें क्रम के थे, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12th। वर्तमान समय में कौन है, तो वर्तमान समय में है जगदीप धनखड़ जी। ठीक है। देखिए मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति क्रमानुसार 12वां है। वर्तमान में व्यक्ति क्रमानुसार 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। इससे पहले कौन से, इससे पहले थे एम वेंकैया नायडू। ठीक है, वो 13वें उपराष्ट्रपति थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह समिति राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक हितों के मामले प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने का कार्य करती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल जो है ये भारत के महान्यायवादी, आर्टिकल याद रखिएगा आर्टिकल 76, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, सदनों को किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है।
आर्टिकल 88 महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, यानी कि ये राष्ट्रपति के द्वारा ही चुने जाते हैं। ठीक है, अगला है आर्टिकल 76(4) अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है, यानी कि पद से हटाने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो अभी जस्ट इसका आंसर क्या किया गया, भारत के महान्यायवादी। अगला है भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन का आधार क्या है। भारत में न्याय का जो पूर्णावलोकन होगा इसका आधार क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानून तथा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन का आधार कानून तथा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधेयिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं, तथा यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। अगला है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसा है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब देखते हैं कैसे चुनाव होता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्यों तथा संघ राज्यों की विधानसभाओं दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा सहित के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। आपको बताना है वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन मैंने पढ़ा कि नहीं पता, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। ठीक है, अगला है संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 53(1) के तहत संघ केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। इससे पहले भी 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन 53 आर्टिकल 53(1), ठीक है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। अगला है पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है, तो वो है 73वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी के द्वारा संविधान के भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। बताना है आपको टोटल, मैंने पूछा था इसको इसी सेशन में, जो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां वर्तमान समय में है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज। देखिए, भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्तरों पर संविधान के तहत 1/3 यानी कि 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं महिलाओं के लिए, जबकि कई राज्यों में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं, ऑप्शन बी, उपचुनाव। ठीक है, जब कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो उसके लिए जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहा जाता है। व्यवस्थापिका के किसी निर्वाचित सदस्य के निधन, इस्तीफे, हटाए जाने के कारण हुए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को
उपचुनाव या बाय इलेक्शन कहते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन थे पॉलिटी के, ध्यान रखिएगा आप। ये 50 क्वेश्चन पॉलिटी के थे घटना चक्र की पुस्तक पूर्वावलोकन से। बीपीएससी के जो भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक छोटा सा संकलन। आगे भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 है पॉलिटी का, अगला पार्ट 2 आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन को और कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।